तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे छोटा सा प्यारा सा चैनल में। और आप देख रहे हैं गुरुजी स्टडी को ध्यानपूर्वक पढ़ते रहे और समझते रहे। मेरा छोटा सा प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे हैं गुरुजी स्टडी को, जो कि मैं रंजित कुमार। मैं आज हम बात करने वाले हैं कि कोशिका के बारे में तो बात कर लिए थे, पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। आज हम बात करने वाले क्वेश्चन आंसर की क्वेश्चन के एमसीक्यू बात करेंगे, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ये दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, हम इससे पहले हम जानना चाहते हैं कि आवाज़ तो क्लियर जाता होगा। देखिए, हम ये पहले बात करने वाले हैं कि देखिए कि आप लोगों से हम चाहते हैं कि आप लोगों से सेम टू सेम यानी कि सामने बात यानी कि आप भले सामने नहीं बात कर सकते हैं। तो इससे पहले सबसे ज़रूरी है क्या कि हम आपसे नहीं तो लाइव में तो जुड़ सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से बस इतना निवेदन है कि आप लोग जरूर कोशिश करके 500 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए, क्योंकि लगभग यार 56 सब्सक्राइबर पूरा है। अब 500 सब्सक्राइबर जितना भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जो भी अब दोस्त बड़े भाई जो भी देख रहे हैं, लगभग 500 सब्सक्राइबर होने के बाद हम लाइव आ सकते हैं। इसीलिए बस आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे बढ़ सके, आप लोगों के बीच लाइव आ सके। और आज हम लेके आया हूँ 9th क्लास का बायोलॉजी, जो कि बायोलॉजी का क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम बुक साथ लेके आया हूँ, जो कि है जो भी है भारतीय भवन का बुक है। आपके पास है तो आप ये निकाल लीजिए, जो कि हम आज बात करेंगे भारतीय भवन बुक से। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कोशिका के बारे में। तो पढ़ लिए कि कोशिका के बारे में चर्चा कर लिए थे। अब हम बात करेंगे इस पर एमसीक्यू, यानी सबसे पहले है अति लघुतरीय प्रश्न, जो कि हम बात करते हैं। सॉरी, अति लघुतरीय नहीं बल्कि एमसीक्यू हम पहले देख रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यू के बाद हम अति लघुतरीय जो भी आएगा हम देखते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। 1 मिनट को देख लेते हैं कि सही आ रहा है या नहीं। बोर्ड यानी स्क्रीन दिख रहा है नहीं, बस 1 मिनट। चलिए, ठीक ही दिख रहा है। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता। 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का लिखते हैं, आपके बीच क्वेश्चन लिख देते हैं आप। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, यानी कि कौन सा कार्य नहीं होगा, कार्य संपादित नहीं होगा। ए नंबर में हम ऑप्शन देते हैं आपको। ए नंबर में शोषण है, किताब के अनुसार ही हम दे रहे हैं। ठीक है, बी नंबर की अगर बात करें, बी नंबर में है उत्सर्जन। सी का अगर बात करें तो प्रोटीन संश्लेषण। डी का अगर देखें, डी का ऑप्शन में दे दिया है कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर से देख लेते हैं कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है। तो ऑप्शन ए शोषण, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन डी तो कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। बताइए कि कौन सा इसमें राइट आंसर हो सकता है, ए बी सी या डी।
जो कि ये बोल रहा है कि कोशिका में राइबोसोम यानी कि जो प्रोटीन संश्लेषण सबसे बड़ा काम है कि प्रोटीन का पैकेट, इसके बारे में बात किए थे। तो कौन सा इसमें होगा कि राइबोसोम अगर अनुपस्थित होगा कोशिका में तो कौन सा कार्य संपादित नहीं हुआ, क्या उसमें शोषण नहीं होगा? बिल्कुल शोषण हो सकता है, उत्सर्जन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण नहीं हुआ, क्योंकि राइबोसोम कोशिका में राइबोसोम के अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, देते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? तो ये तो आप आसानी से लिखिए देते हैं। सबसे बढ़िया, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी या बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? व्हाट? ऑप्शन ए, देखिएगा ऑप्शन ए, क्या कोशिका भित्ति कहते हैं? कोशिका ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, कोशिका ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी में क्या है देखते हैं, कोशिका झिल्ली टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, डी नंबर में नन या कुछ भी दे देते हैं, प्रो क्या है, चलिए केंद्रक झिल्ली दे देते हैं, केंद्रक झिल्ली। तो देखिए क्या बोला कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? तो आपको याद होगा चीज जब पढ़ा रहे थे बाह्य संरचना, यानी कि जंतु को बाह्य संरचना जब बात कर रहे थे उसमें थे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली का बात कर रहे थे। तो बोल रहा है जंतु कोशिका का बात कर रहे थे, जंतु कोशिका में कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति ए नंबर, बी नंबर कोशिका झिल्ली, सी नंबर टोनोप्लास्ट, डी या केंद्रक झिल्ली से क्या कहेंगे? जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को तो कोशिका झिल्ली कहेंगे। क्या? कोशिका झिल्ली। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक बार आप देखिए, अगर नहीं समझ आए तो फिर से देखिए वीडियो, कोई बात नहीं है, वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा रहता है। ठीक है, तीसरा अगर बात करें, लेकिन आप लोग बस इतना कहा जाता है कि आप लोग प्लीज़ मेरा सहायता कीजिए ताकि हमें बहुत खुशी हो और हम आगे बढ़ें और आपको भी आगे बढ़ाएं सफलता की ओर। 3 नंबर के क्वेश्चन बात करें तो बोला है कि वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। वाट? क्या केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, वैसे जीवों की केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, अगुणित जीव। अगर बी की बात करें, बी ऑप्शन बी का, तो द्विगुणित जीव। सी का अगर बात करें, ऑप्शन सी यूकेरियोटस या यूकेरियोटिक, वही है यूकेरियोटस, डी का अगर बात करें तो प्रोकैरियोटस या प्रोकैरियोटिक, बताइए आपके प्लीज। ऑप्शन है, चार्ट पूछ रहा है क्वेश्चन ये
कि वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली एकदम बीच इसका इस लाइन को इसको ध्यान में रखिए। क्या बोला कि केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, उसे क्या कहते हैं? क्या अगुणित जीव कहते हैं, द्विगुणित जीव कहते हैं, यूकेरियोटस प्रोकैरियोटस। क्या होगा इसका आंसर? वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो उसे प्रोकैरियोटस कहेंगे। डी नंबर यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। समझ में आ गया होगा इतना तक? उम्मीद करता हूं इतना तक समझ आया होगा। चलिए हम आगे बात करें 3 नंबर यानी कि 4 नंबर की बात करें। तो देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है। 4 नंबर का क्वेश्चन हम लिखते नहीं है, बस आप बोलते हैं क्योंकि टाइम इससे ज़्यादा लगेगा, ठीक है, लिखने में काफ़ी टाइम लगता है। आप लोग समझिएगा। अगर आप लोगों के पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आप निकाल लीजिए और साथ बैठिए ताकि समझने में आसान हो, आप पढ़ के भी आप समझिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करें। 3 नंबर का तो क्वेश्चन हो गया और चौथा की बात करें तो चौथा नंबर में भारतीय भवन बुक है तो निकाल लीजिए, अच्छा बात है, कोई बात है। एनसीईआरटी सेम भी उसी तरह रहता है, बस थोड़ा सा जैसे कि भारतीय भवन में या एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर पहले भी बताए थे हम, आप फिर भी बता रहे हैं कि कोई चेंजिंग नहीं रहता। बस जैसे कि उसमें कुछ जैसे कि इसमें मायने बता रहे हैं, इसमें 10 क्वेश्चन है एमसीक्यू, उसमें 15 क्वेश्चन है, इसमें एस सब्जेक्टिव में 10 क्वेश्चन है, उसमें 30 गुण है, ऐसा उस सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा कम इस सब से कोई दिक्कत है। लेकिन क्वेश्चन सेम जिस तरह क्वेश्चन का पढ़ाया गया था सेम इसी क्वेश्चन से रिलेटेड उसमें भी, वो बुक में भी होगा और वो बुक में जिस तरह क्वेश्चन है वो इस बुक में भी होगा, ठीक है, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए हम बात करते हैं, बात छोड़िए, बात करते हैं 4 नंबर में। 3 नंबर तक हो गया, 4 नंबर तो बोल रहा है, ध्यानपूर्वक बात समझिएगा, ठीक है। किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है, यानी कि किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी बात करते रिक्तिका जो सबसे बड़े देखे थे बड़ी, जो अब यही पूछ रहा है कि किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है, यानी कि बड़ी राजधानी, ठीक है, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है। तो बोलिए ऑप्शन क्या, ऑप्शन अगर हाँ ऑप्शन दे सबसे पहले, बड़ी राजधानी किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाएंगे, ऑप्शन क्या बताइए, आप लोग बता सकते हैं किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है। ऑप्शन की अगर बात करें तो देखिए बोला है जंतु कोशिका, पादप कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, सभी यूकेरियोटिक कोशिका। तो क्या होगा, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी तो केवल के पादप कोशिका में यानी पेड़ पौधा कोशिका में पाया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा किस प्रकार की कोशिका में सबसे बड़ी राजधानी पाई जाती है, तो पेड़ पौधा की कोशिका में, ठीक है, यानी कि पादप कोशिका में, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते, देख लेते थोड़ा, ठीक है, हाँ चलिए, अच्छा यहाँ तक तो ठीक है। आगे देखिए हम देखते हैं 4 नंबर हो गया। 5 नंबर ठीक है, क्वेश्चन 5, जीन बने होते हैं, यानी कि जीन क्या चीज से बने होते हैं, क्या चीज के खंड से बने होते हैं, यानी कि किस क्या से जीन किससे बने होते हैं ये पूछ रहा है। तो डीएनए बताया था आपको कि जीन किससे बने, तो डीएनए के खंड से मिलकर बना है, यानी कि जीन किससे बना है, तो डीएनए के खंड। अगर पूछे अनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं, अनुवांशिक पदार्थ की बात करते हैं डीएनए, अनुवांशिक इकाई का बात करें तो जीन बताए थे, अनुवांशिक इकाई जीन, ठीक है। अब वाहक भी जीन ही है जो कि ले जाने का, यानी कि हमारे शरीर से हमारे बच्चों के शरीर में ले जाने का कार्य करता है, जो जीन ही करता है, ठीक है। तो जीन बने क्या चीजें होते हैं, अगर पूछ आपसे क्वेश्चन जीन क्या चीज से बने होते हैं, तो डीएनए के खंड से बने होते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कोशिका क्वेश्चन 6 है, ठीक है। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित है, कोशिका विभाजन होता है जब एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 इस तरह से बढ़ते रहते हैं, यानी कि विभाजन जब होता है कोशिका, तो ये बोल रहा है कि उस समय जो कोशिका विभाजन कौन नियंत्रित करता है इसको, ये कोशिका से 2 कोशिका में बढ़ रहा है, लेकिन विभाजन जब हो रहा है तो कौन नियंत्रित करता है, कोशिका को नियंत्रित जब कौन करता है, यही पूछ रहा है कि कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो कोशिका की वृद्धि जब होती है किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ऑप्शन है ए यानी कोशिका झिल्ली के द्वारा, ऑप्शन बी गोल्जी उपकरण, ऑप्शन सी केंद्रक के द्वारा, या डी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो सिंपल सी इसका क्वेश्चन आंसर, इसका आंसर क्या हो सकता है कि किसके द्वारा, तो यानी कि इसका नियंत्रण तो केंद्रक के द्वारा, क्योंकि केंद्रक ही इसका यानी कि मालिक है, मेन परिवार का मालिक मुखिया, जो कि पूरा परिवार का नियंत्रित करता है मुखिया के रूप में, कौन, केंद्रक करता है। कोशिका के नियंत्रण कौन करता है, तो केंद्रक करता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए पूरा कि कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है
वाट कोशिका भित्ति होती है, क्या अर्धपरागण होती है। अर्धपरागण के बारे में बताए थे। अर्धपरागण मतलब जो कि छोटा मोटा कण छोटा मोटा जल के अणु यानी कि इस पार से उस पर जा सकती है, जो कि देखे थे कोशिका झिल्ली जो अर्धपरागण होती है, चयनात्मक परागण झिल्ली। और कोशिका भित्ति की बात की तो जो कि परागण झिल्ली होती है, ठीक है, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, मोटे होती है, जो कि इस पार से उस पार जाने की कोई भी जो छोटे मोटे पदार्थ को इस पार से उस पार जाने देता है, जो कि कोशिका भित्ति बोले थे परागण होती। तो ये बोला। और देखिए अब इसमें तो लगभग बताती हैं। देखिए आपको समझ आ जाना चाहिए कि कोशिका भित्ति होती है क्या, चयनात्मक होती है, ए ऑप्शन बी अर्धपरागण होती है, ऑप्शन सी चयनात्मक परागण झिल्ली है, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसमें आंसर कौन होगा, क्योंकि कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति कैसी होती है, तो परागण होती है, क्योंकि उसमें छोटे मोटे यानी कि बड़े अणु इस पार से उस पार जा सकती है, इसीलिए कोशिका भित्ति क्या होती है, तो परागण होती है। इनमें से सभी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होती है, परागमय, क्योंकि अर्धपरागमय तो होती है कोशिका झिल्ली, और चयनात्मक परागमय झिल्ली तो परागमय तो वही होती है कोशिका झिल्ली। बात करें अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं, यानी कोशिका द्रव्य में जो पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य जैसे कि देखिए हम बात कर रहे थे सबसे पहले कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को, मतलब कि कोशिका द्रव्य है बीच में, ये कोशिका द्रव्य है जो देखे थे, ये कोशिका द्रव्य है बीच में, ठीक है। यानी कि कोशिका द्रव्य तो पूरे को, जैसे कि इससे छोड़ के केंद्र को छोड़ के बाकी बात समझ भाग को तो कोशिका द्रव्य कहते हैं, पूरा समझ भाग को लेंगे तो जीव द्रव्य कहेंगे, ठीक है। तो यही बोला कि कोशिका द्रव्य के अंदर यानी कि केंद्र को छोड़ के यहाँ जो देखे थे अनियमित नलिकाओं के जाल, यानी कि कौन अंतःपरधवी जालिका का बात यहाँ कर रहा है कि उसका कोई नियमित साइज ना है, कि उसका टेढ़ा मेढ़ा यानी कि छोटा मोटा, यही बोल रहा है कि अनियमित आकार, अनियमित आकार में कोई निश्चित आकार नहीं, ठीक है। कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए है, क्या गोल्जी उपकरण कहते हैं, ऑप्शन बी लवक कहते हैं, ऑप्शन सी ग्राना कहते हैं, ऑप्शन डी है अंतःपरधवी जालिका। तो इसमें आंसर क्या होगा, तो अंतःपरधवी जालिका, जो कि निश्चित कोई आकार नहीं होती, ये बात नहीं बताए थे, लेकिन आप लोग समझ लें कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता अंतःपरधवी जालिका का, ये टेढ़ा मेढ़ा घुड़ा हुआ जैसा रहता है, ठीक है। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, यानी कि 9, ठीक है। क्या बोल रहा है, रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं, रंगीन प्लास्टिड जो रंग, जैसे कि 3 को बात किया था, अवर्णी लवक एवं हरित लवक, 3 को बात किए थे जब हम बात कर रहे थे लवक का बात कर रहे थे, उस समय हम बात किए थे। तो बोल रहा है कि रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, या क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं हो। तो बोलिए इसमें क्या होगा आंसर, रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट, क्या कहेंगे, तो क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट तो अवर्णी लवक है, और क्लोरोप्लास्ट तो हरित लवक है, यानी कि दूसरा नाम हरित लवक है। एक रंगीन प्लास्टिड यानी कि रंग जो वर्णी लवक है, वर्णी लवक का दूसरा नाम क्या है, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन खत्म। रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं क्या, तो क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते 10 नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का अगर बात करते हैं, क्या बोला है कि केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं, केंद्रक में जो पाया जाता है गाढ़े द्रव का, जो लिक्विड जैसा जो द्रव होता है उसे क्या कहते हैं, जो केंद्रक में द्रव भरा होता है लिक्विड जैसा, इसमें जो द्रव भरा होता है उसे क्या कहते हैं। तो वही पूछ रहा है कि केंद्रक में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं, कोशिका रस उसे कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, या कोशिका द्रव कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो कोशिका के अंदर जो लिक्विड जैसा द्रव है उसे कोशिका द्रव में कहेंगे। तो वही लिक्विड जैसा द्रव है जो कोशिका के अंदर उसे क्या कहेंगे, तो कोशिका द्रव कहेंगे, क्या कहेंगे, कोशिका द्रव कहेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन खत्म। 11 नंबर की बात करते हैं। 11 नंबर पूछ रहा है क्या है कि इनमें कौन चयनात्मक परागमय झिल्ली है। देखिए ये भी सिंपल से कोई क्वेश्चन में जानना है, एकदम हल्का है। इनमें कौन चयनात्मक परागमय झिल्ली है, तो ऑप्शन ए है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन सी है टोनोप्लास्ट, ऑप्शन डी है कोशिका भित्ति। तो क्या होगा, इनमें कौन चयनात्मक परागमय झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे आत्मघाती थैली कहते हैं, हम बताए थे आपको। निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे आत्मघाती थैली कहते हैं, जो कि खुद आत्महत्या कर लेता है, पूरा कोशिका को मार देता है। यानी कि जब कोई केंद्रक जब अपना नियंत्रित होने लगता है तो कहता है कि बाकी पड़ोसी को डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो हमारे पास ऐसा केमिकल है ना पूरा कोशिका को नष्ट कर देंगे, समझे। तो बताए थे आपको, बात कर रहे थे। तो यही बोल रहे हैं कि हम कौन सा है
कौन सा कोशिकांग है जो छोटा, कौन सा कोशिकांग है छोटा जो आत्मघाती थैली कहते हैं, किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? तो आत्मघाती की थैली कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। बोल रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है, जो कि लास्ट में चर्चा किए थे ना आपके साथ। तो बोल रहे हैं कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? जो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है किस क्रिया के द्वारा होता है? प्रासरण के द्वारा, विषम क्रिया के द्वारा, संकुचन की क्रिया के द्वारा, या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा। तो आपको ध्यानपूर्वक अगर ध्यानपूर्वक आप वीडियो देखे होंगे तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? तो विषम क्रिया के द्वारा। कौन सा क्रिया के द्वारा? तो विषम क्रिया के द्वारा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर। जीवित कोशिका को अतिपराश्रयी विलयन में डाला जाता तो क्या होता? हम बात किए थे जब किसी जीवित कोशिका को अतिपराश्रयी विलयन में डालेंगे, अतिपराश्रयी विलयन में हम उधर बात किए थे अतिपराश्रयी विलयन में। तो क्या होता है अतिपराश्रयी विलयन में? तो क्या होता है? कोशिका कोशिका सिकुड़ जाती है। ऑप्शन सी कोशिका जैसे कि तैसे रहती है। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? अतिपराश्रयी विलयन का बात करते हैं। अल्पपराश्रयी विलयन में अल्पपराश्रयी विलयन में इसमें क्या लिखा है? कोशिका जो फूल जाता है। तो अतिपराश्रयी विलयन का बात करते हैं। इसमें क्या होता है? किसी जैसे कि अंगूर है, उसमें नमक अगर पानी डाल दे तो जिस तरह सूख जाता है, यानी कि सूख रहता है, तो इसमें भी क्या होगा? तो कोशिका संकुचित यानी कि सिकुड़ जाएगी। ऑप्शन इसका यही होगा, संकुचित हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। जब किसी जीवित कोशिका को अतिपराश्रयी विलयन में डालेंगे तो क्या होगा? कोशिका संकुचित हो जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, 15 का। ठीक है, पौधों के मूल मतलब क्या है? जड़ द्वारा जो पतले पतले मूल रोग होता है, जो प्यारा प्यारा से गोल रोग होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया के द्वारा होगा? पौधों में जो मूल होता है, पौधा की जो बात की एकदम प्यारा प्यारा जो बना लेते हैं, प्यारा प्यारा पौधा जो है, तो इसका जो जड़ होता है एकदम मूल पत्ता एकदम छोटा छोटा जो होता है, तो यही बोल रहा है कि पौधा में मूल जो होता है बहुत पतला प्यारा प्यारा, यही मूल द्वारा जो जल का जो अवशोषण होता है नीचला से जो ऊपरा जाता है, यही पूछ रहा है कि कौन क्रिया के द्वारा होता है? सर्वाइज पते ना है तो बोलिए, आपको पता है तो बोलिए कौन सा क्रिया के द्वारा होता है? क्या प्रासरण क्रिया के द्वारा होता है, विषम क्रिया के द्वारा होता है, संकुचन क्रिया के द्वारा होता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा? इतना ऑप्शन बता दिए सर, बताएंगे कैसे? तो बोलिए, कोशिश कीजिए। ना आता हम तो हैवे करते जिंदाबाद। क्या तो कौन सा आंसर होगा कि पौधों के मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया के द्वारा होता है? तो बताए थे आपको लास्ट में, सबसे अंतिम में बताए थे कि जो मूल द्वारा जो जड़ में पानी जब ले जाता है, कौन सा क्रिया के द्वारा होता है? तो प्रासरण क्रिया के द्वारा। कौन सा क्रिया के द्वारा? तो प्रासरण क्रिया के द्वारा। तो देखिए ये है ना MCQ, यानी कि 4 गो ऑप्शन वाला ये खत्म हो गया है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो खत्म होगा। रिक्त स्थानों की अगर बात करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यह हम देख लेते हैं। इसके बाद हम अति लघु उत्तरीय हम कल देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम का वीडियो बनता है तो आप लोग शायद सोचेंगे और ज़्यादा वीडियो और ज़्यादा लंबा टाइम का वीडियो कहाँ देखेंगे। चलिए हम खाली बस बात करते हैं रिक्त स्थानों वाला। ठीक है, इसके बाद हम कल देखेंगे अति लघु उत्तरीय, जो कि एकदम बहुत शानदार तरीके से आएंगे, यानी कि वीडियो सेंट्री में, समझ रहे हैं? ठीक है, बस आप लोगों से बस यही कहा जाए, आप जो भी देख रहे हैं मेरे दोस्त, बस अपना थोड़ा सा सहयोग कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस सब्सक्राइब करते रहिए ताकि 500 आए, आप लोगों के बीच लाइव आए और बहुत शानदार पूर्वक पेश हो। ठीक है, यही हम बोलना चाह रहे हैं आप लोगों को कि बस थोड़ा सा सहयोग कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका को क्या कहते हैं? तो बात किए थे यह लंबा हाथ हो जाता कभी कभी 1 मीटर का। किसका बात किए थे? न्यूरॉन का बात किए, जो तंत्रिका कोशिका, जो कि तंत्रिका कोशिका भी इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। तो यही पूछ रहा कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका कोशिका। क्या कहते हैं? तो तंत्रिका कोशिका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि कोशिका भित्ति बनी होती है, पूछ रहा है, रोका है।
तो दोस्तों एक क्वेश्चन तो खत्म हो गया, हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन के बारे में। बोला है दूसरा क्वेश्चन कि कोशिका भित्ति बनी होती है, क्या चीज की बनी होती है, डैश, क्या कोशिका भित्ति बनी होती है। तो हम बात किए थे कोशिका भित्ति के बारे में, क्या जिससे बनी है, तो सेल्यूलोज की बनी है, तो जो कि निर्जीव है पदार्थ, निर्जीव पदार्थ होगी, पेड़ पौधा में होती है कोशिका भित्ति, जो कि जंतु कोशिका में नहीं होती। इसके बारे में बात की तो कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3, राइबोसोम का बात कर, राइबोसोम देश के ऊपर मुख्यतः पाए जाते हैं। राइबोसोम किसके ऊपर पाए जाते हैं, तो बात किए थे केंद्रक में, केंद्रिका से जो निकलता है राइबोसोम पैकेट के रूप में, यानी प्रोटीन के पैकेट के रूप में निकलते हैं। कहाँ जाके चिपकता है, तो अंतःपर्दवी जालिका में चिपका था कि नहीं, बिल्कुल। तो राइबोसोम किसके ऊपर जाके चिपकता है, तो अंतःपर्दवी जालिका के ऊपर जाके, ठीक है। आप बोल रहा है क्रोमोसोम देश एवं देश के बने होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम क्या चीज के बने होते हैं, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र क्या चीज से बने होते हैं, प्रोटीन एवं डीएनए के बने होते हैं। तो क्रोमोसोम क्या चीज के बने होते हैं, डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। जीवाणु कोशिका में क्या नहीं पाए जाते हैं, जीवाणु कोशिका में क्या नहीं है, जीवाणु कोशिका में क्या नहीं पाए जाते, तो केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसका जो मटेरियल होता है जीवाणु वाणु ऐसे दिख रहा होता है कोशिका झिल्ली के अंदर, उसमें कोई केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। अब आगे बात करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 6ठा नंबर पे माइटोकॉन्ड्रिया देश में अपना डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक और बताए थे जो कि लवक है, माइटोकॉन्ड्रिया में लवक में अपना डीएनए पाया जाता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण हुआ था, डीएनए भी अपना था। तो 6 नंबर का आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में लवक में अपना डीएनए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं कि अभिमा में खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण कौन सी क्रिया के द्वारा होता है, एंडोसाइटोसिस के द्वारा होता है। कौन सा, एंडोसाइटोसिस के द्वारा होता है। अमीबा में खाद्य पदार्थ का अधिग्रहण किस क्रिया के द्वारा, एंडोसाइटोसिस के द्वारा होता है, ठीक है। आप बोल रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अनुवांशिक यानी कि पैतृत्व लक्षण, जो पैतृ यानी कि पिता के पिता, यानी कि हमारे पूर्वज से हमारे से नीचे, इस तरह समझ रहे हैं। तो वही बोल रहा है अनुवांशिक गुणों का जो वाहक है, संवाहक है, हम बात किए थे ना अभी तुरंत, हम इससे पहले बात किए थे। अनुवांशिक गुणों का जो संवहन यानी कि वाहक है, उसे क्या कहते हैं, क्या किसके द्वारा होता है, कौन सा वाहक है जो कि यहाँ से यानी कि हमारे से उसके में ले जाता है, उसका बात किए थे, तो वो है जीन। अनुवांशिक गुणों का वाहक किसके द्वारा, तो जीन के द्वारा। तो दोस्तों आज हम इतना ही रहने देते हैं, यानी कि रिक्त स्थान का बात कर लिए हैं, एमसीक्यू का बात की नहीं, तो कल हम लेके आएंगे यानी कि अति लघुत्तरी के बारे में, जो कि शानदार है। 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत पूछता है, मैं ऐसे भी बिहार बोर्ड में ऐसे भी नमा में भी क्वेश्चन पूछ सकता है परीक्षा में। आपको ये बोल रहे हैं कि एकदम इतना तक तो आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं कोई भी सवाल। और टेलीग्राम ग्रुप अगर हमारा ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी भी कर लीजिए, क्योंकि सही मौके पर आपको अपडेट मिलते हैं। आपसे बस इतना फिर से कहा जा रहा है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और खूब पढ़ते रहे, ध्यानपूर्वक पढ़ते रहे, समझते रहे, और नहीं मन लगे तो बीच में कमेंट दीजिए, समझे ना। चलिए इतना तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए बाय बाय।